हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और ये है आपका ग्लोब, आसांश और देशांतर। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग क्लास 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्लास 9 10 के एनसीईआरटी को देखेंगे, क्योंकि हमारा बेस जो है ना ये क्लास 6 to 8 की बुक ही है, ठीक है, और वो भी एनसीईआरटी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आखिर ग्लोब होता क्या है। तो ग्लोब जो है ना डियर, ये जो है आपका, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोब पृथ्वी की जो होती है ना, एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। लघु रूप मतलब होता है एक छोटा रूप है, ठीक है। तो ग्लोब जो है ना, ये अगर हम लोग बात करें पृथ्वी का, तो अगर हम लोग ग्लोब को देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि पृथ्वी जो है हम लोग के ग्लोब जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये एक लघु रूप का एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो ये विभिन्न आकार और प्रकार का होता है। कुछ बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है, कुछ जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग ले जा सकते हैं। किसी को क्या करें, हम लोग पैकेट में भी रख सकते हैं। कुछ किसी ग्लोब को हम लोग गुब्बारे के जैसा फुला भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये अलग अलग तरीके से होता है। तो ग्लोब जो रहता है वो स्थिर नहीं होता है, उसको जो है हम लोग इसी उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। याद रखिएगा कि हम लोग कैसे घुमा सकते हैं। तो जैसे कुम्हार का जो पहिया या लट्टू होता है ना, घूमता है, उसी तरह जो है हम लोग इस ग्लोब को भी घुमा सकते हैं। तो ग्लोब पे जो है हम लोग देश, महादेश और महानगर की जो मतलब उसका उनके सही आकार को जो है हम लोग ग्लोब पे देख सकते हैं। तो पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। और प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसलिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। अब देखिए, जैसे कि इस गोले पर अगर हम किसी स्थिति का अगर वर्णन करें तो ये बहुत ही कठिन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी रेखा की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो देखेंगे कि एक सुई जो रहता है ग्लोब में झुकी हुई रहती है और इस स्थिति को अवस्था में स्थित होती है। देखिए, झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहा जाता है, ठीक है। तो ग्लोब में जो है वो दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, वो क्या होता है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ये जो हो जाएगा ना, यहाँ से जो है सुई रहता है, ठीक है। तो ये जो रहता है आपका उत्तर दक्षिण हो जाएगा और ये सॉरी, ये उत्तर ध्रुव हो जाएगा, ये आपका दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर जो है हम लोग पृथ्वी की भांति जो है पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं, घुमाते हैं। लेकिन क्या है ना, पृथ्वी पर ऐसा कोई सुई नहीं होता, वो जो रहता है अपने आप घूमता है, ठीक है। तो इस ये क्या है, एक तरह का काल्पनिक रेखा है। ये हम लोग एक कल्पना किए हैं कि इसमें इस तरीके की सुई है और ये क्या होती है, ध्रुव है और ये क्या आपका दक्षिण ध्रुव है, ठीक है। तो ये एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को क्या करता है, दो बराबर भाग में बांटता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो विश्वत वृत्त, ये विश्वत वृत्त जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, विश्वत वृत्त कहते हैं। तो विश्वत वृत्त क्या करता है, ग्लोब को जो रहता है दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, बांटता है, ठीक है ना, दो इक्वल पार्ट में। ठीक वैसे ही जैसे कि आपका एक सर्कल में कैसे इक्वेटर जो रहता है ना, इसको दो इक्वल हाफ में बांटता है एक सर्कल को, उसी तरह विश्वत वृत्त जो रहता है ना, ये आपका ग्लोब को जो है दो इक्वल पार्ट में बांटता है, उत्तर ध्रुव में और आपका दक्षिण ध्रुव में। तो पृथ्वी के जो उत्तर के में जितनी भी भाग आता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो दक्षिण में आता है उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्लियर है ना। तो विश्वत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों के आशांश को समानता रेखाएं कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये सबको, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो विश्वत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित जितनी भी रेखाएं होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर वृत्तों को आशांश समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। तो आशांशों को अंश में क्या कहते हैं, मापा जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं 360 डिग्री का जो रहता है अंश होता है, उसमें से एक चार जो रहता है, इसका मतलब क्या होता है, 90 अंश होता है, ठीक है। तो उत्तरी जो आपका अक्षांश होती है ना, जो उत्तरी अक्षांश होती है, ये कहता रहेगा आपका, जो कि उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, वो 90 रहेगा। और जो आपका 90 अंश जो दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है, वो कितना रहता है, 90 अंश का रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो रहता है विश्वत वृत्त के उत्तर की जितनी भी समानता है रेखाओं को क्या कहते हैं, हम लोग उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और जो दक्षिण में रहता है ना, जैसे कि ये सब जितना रहेगा, ये आपका दक्षिण अक्षांश रहता है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए,
यहाँ पे थोड़ा-सा जानने की बात है कि महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है और बारह ज़िले में जो दक्षिण अमेरिका में है, उसमें बेलो हॉरिज़ॉन्टो, ठीक है? बेलो हॉरिज़ॉन्टो, ये जो है, ये दोनों जो है ना एक ही अक्षांश पे है, कितना में है? 20 अंश पे है, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग बात करें कि चंद्रपुर विषुवत के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिज़ॉन्टो विषुवत के 20 अंश, ये किसमें? दक्षिण में है। मतलब एक जो है उत्तर में है और एक जो है दक्षिण में है। क्लियर है ना यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या है ना, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश और बेलो हॉरिजॉन्टल 20 डिग्री 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, 30 डिग्री हाफ जो रहता है ये मकर रेखा है, तो यहाँ पे दक्षिण द से इसको इंडिकेट किया गया है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो आपका 30 डिग्री हाफ जो है ये कर्क रेखा है, और ये जो है आपका उत्तरी अक्षांश को ये शो करता है, जिसको हम लोग उत्तरी मतलब उष्य जो है यहाँ पे इंडिकेट किए हैं, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। देखिए अब कुछ हम लोग महत्वपूर्ण अक्षांश और रेखाएं के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसमें से 4 जो है जिसके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। एक है वो उत्तरी गोलार्ध का मकर रेखा, सॉरी उत्तरी गोलार्ध का कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में होता है मकर रेखा। तो याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में कौन सा रेखा रहता है? कर्क रेखा रहता है, जो कि 23 और हाफ डिग्री उत्तर रहेगा, और दक्षिण गोलार्ध जो रहेगा मकर रेखा रहेगा, उसमें 23 डिग्री और हाफ दक्षिण रहेगा। जबकि विषुवत वृत्त की अगर हम बात करें तो 66 और हाफ डिग्री जो रहेगा उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त रहेगी, और विषुवत रेखा जो रहेगा 66 और हाफ डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव रहेगी। तो क्लियर है ना? ये विषुवत वृत्त और विषुवत रेखा ये जो है उत्तर ध्रुव में रहेगा, दक्षिण ध्रुव में रहेगा, ठीक है? कर्क रेखा ये याद रखिएगा कि ये आपका उत्तर गोलार्ध में रहता है, और मकर रेखा जो रहता है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, तो ठीक है ना? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग पृथ्वी की ताप के बारे में अगर जानना चाहें, तो पता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितनी भी है, ठीक है ना, यानी सभी अक्षांशों पर सूर्य जो रहता है ना, वो जो रहता है एक बार जो है दोपहर में सीधे ठीक ऊपर पड़ता है, ठीक है? यानी सीधा पड़ता है। जब धूप जो है सीधा पड़ता है तो क्या होता है कि ये जो एरिया रहता है बहुत ही गर्म हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में बोला गया है। अगर हम लोग देखें तो ये है आपका कर्क रेखा और ये है आपका मकर रेखा, यानी ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे सनलाइट जो रहता है डायरेक्ट जो रहता है आपका पड़ता है, सीधा पड़ता है। इसके लिए यहाँ पे इसलिए कि जो रहता है ये स्थान गर्म रहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो क्लियर है? उष्ण कटिबंध हम लोग किसको कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो डिस्टेंस रहता है ना, उसी को हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका शीतोष्ण कटिबंध, इसको क्या कहते हैं? देखिए, तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर जो रहता है ना, नहीं होता है। तो ध्रुव की तरफ जो है सूर्य की किरणें तिरछी होती है, और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान जो रहता है मध्यम रहता है। इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अगर हम लोग फिगर में इस चीज़ को देखने की कोशिश करें तो देखेंगे मकर रेखा और आपका जो दक्षिण ध्रुव का जो ये आपका स्पेस है ना, इसी को हम लोग दक्षिणी शीतोष्ण, इसको शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। तो अगर वो दक्षिण में रहेगा तो वो दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा, और अगर वो उत्तर में रहेगा तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। तो क्लियर है ना? शीतोष्ण कटिबंध किसको बोल रहा है? तो कर्क रेखा और आपका उत्तर ध्रुव का रेखा के बीच वाला स्पेस को बोल रहा है, ठीक है? और इसी तरह अगर दक्षिण ध्रुव और मकर रेखा का जो बीच वाला है ना, उसको बोल रहा है, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उसके बाद जो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच में जो डिस्टेंस है, और दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में के जो डिस्टेंस वो बहुत ठंडा रहता है, उसी को हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे फिगर में बात करें तो जैसे कि देख रहे हैं ये आपका उत्तर ध्रुव है और ये आपका उत्तरी मतलब कि उत्तर ध्रुव वृत्त है। तो ये जो स्पेस है ना, जो कि 66 और हाफ डिग्री पे है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से दक्षिण और उत्तर दोनों में है, जिसको हम लोग दक्षिणी शीत कटिबंध कहेंगे, और इसको हम लोग उत्तरी शीत कटिबंध कहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है, तो एक बार देख लीजिएगा। तो डियर, हम स्पीड में इसमें इसलिए ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो, और हम चाहते हैं कि हमारा चैप्टर भी जो है अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? अब हम देखते हैं कि देशांतर क्या होता है। तो देखिए, किसी भी स्थान की जो स्थिति बताता है उसको उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और भी जानकारी की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोंगी द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, और उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता
पता करना है कि उत्तर ध्रुव को उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदम रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदम रेखा को देशांतर योगांतर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी का देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है और यह अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाता है। जैसे कि जहाँ सभी देशांतर यामांतर आपस में मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है ध्रुव में, तो जैसे ही ध्रुव की तरफ आता है ना वो क्या होता है, घटने लगता है, और जैसे ही ध्रुव से दूर जाता है ना ये क्या करता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ध्रुव में आगे वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये ध्रुव है ना, तो ये ध्रुव में आता है तो ये क्या होता है, शून्य हो जाता है। जैसे ध्रुव से वो आगे की ओर बढ़ता है, क्या होता है, वो बढ़ता है, और जैसे ध्रुव की तरफ आता है वो क्या होता है, घटता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ सभी देशांतर यामांतर आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पे देशांतर और यामांतर ध्रुव में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देशांतर और यामांतर जो रहता है दोनों आपस में जो है आके मिल जाता है। तो ये क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं कि आशांश समांतर रेखाओं में भिन्न सभी देशांतर यामांतरों की लंबाई समान होती है। जैसे कि ये जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यामांतर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है ये, जैसे कि यहाँ पे शून्य हो जाता है, तो यहाँ पे जितने भी यामांतर है और जितना भी देशांतर है, ये तो देखिए यहाँ पे आके मिल रहा है ना। ठीक है, तो इसी को बोल रहा है कि यहाँ पे आके मिलते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी देशांतर यामांतर की लंबाई होती है ना वो समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, और ये यामांतर के प्रमुख यामांतर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। तो प्रमुख यामांतर तथा 180 डिग्री यामांतर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी, ठीक है ऐसे ही जैसे कि इससे पहले हम लोग उत्तर ध्रुव को बांटा था और दक्षिण ध्रुव को बांटा था। ठीक है ऐसे ही ये क्या कर रहा है आपका 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यामांतर की 180 डिग्री पश्चिम यामांतर में जो है ये आपका डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है, तो अब ग्लोब पर अक्षांश जो है समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामांतरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखिए। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की से जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी जो है आज 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। अब उस बिंदु को देखिए जहाँ रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ये बिंदु धुबरी की सही स्थिति को बताता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है जैसे कि हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या जो है इस तरीके से हम लोग देखते हैं, और क्षैतिज रेखाओं को क ख ग अक्षरों से व्यक्त करते हैं। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए और इन छोटे वृत्तों को अब इस नाम से हम लोग व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, तो ये हम देखिए अब हम उन्हीं चीज़ को डिस्कस करें जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारे कुछ जो है एक्टिविटी होती है, और वो एक्टिविटी जो है मतलब कि करना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, बस हमें समझना है कि क्या मतलब कि आखिर चैप्टर में क्या चीज़ बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए देशांतर और समय के बारे में, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ जानने को एक चीज़ हमेशा देखने को मिलेगा कि ग्रीनिच पर स्थित जो है प्रमुख यामांतर पर सूर्य जो रहता है, जिसमें आकाश की सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उसमें यामांतर पर स्थित सभी स्थान का पर दोपहर होगा। क्योंकि पृथ्वी जो रहता है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अथवा वह स्थान जो है ग्रीनिच के पूरब में है, उनका समय जो है ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। क्लियर है ना, तो आपको याद रखना है जो पूरब में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे रहता है, जो पश्चिम में रहता है उनका समय जो रहता है ग्रीनिच से पीछे होगा। अगर मान लीजिए ग्रीनिच में जो है 12 बजा है, ठीक है ना, 12 बजा है, तो जो आपका मतलब कि पूरब में है वो 1 हो जाएगा, लेकिन जो पश्चिम में है वो कितना रहेगा, 11 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। देखिए 24 घंटा जो है वो 360 डिग्री में घूमता है। अगर हम लोग देखें तो 1 घंटे में कितना 15 डिग्री निकलता है, 1 घंटे में कि 15 डिग्री निकलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 15 डिग्री देखिए
अगर ग्रीनिच में 12 बज रहा है, तब ग्रीनिच से लेके 15 डिग्री अगर हम लोग पूरब की ओर जाते हैं, तो 15 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट में होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक एक घंटे में कितना होता है, 15 डिग्री होता है और 4 मिनट होता है, ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री जो है घूमती है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 घंटे में 15 डिग्री होता है और 4 मिनट में कितना घूमती है, 1 डिग्री घूमती है। तो अगर हम लोग 4 मिनट को यहाँ 15 डिग्री से अगर हम लोग इंटू कर देते हैं, तो कितना होता है, 7 मिनट। 60 मिनट में तो कितना हुआ, 1 घंटा। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये 12 बज रहा है ग्रीनिच में, तो पूरब में जाएगा तो कितना बजेगा, 1 बजेगा। अगर पश्चिम में जाएगा कितना बजेगा, तो यहाँ पे 12 है तो 11 बजेगा, ठीक है। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका पश्चिम में समय घटता है और पूरब में क्या होता है, समय यहाँ पे बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 घंटा पीछे हो गई, यानी यहाँ पे 11 बजेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार जब ग्रीनिच के दोपहर के 12 बजे होंगे, तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। क्लियर है ना। थोड़ा सा फिर से इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ग्रीनिच पर जो है आपका 12 बज रहा, तो ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय जो रहेगा तो 1 घंटा पीछे होगा, इसका मतलब 11 बजेगा। क्लियर है यहाँ पे। तो अगर हम लोग बात करें 12 बजे, तो ये 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, ठीक है ना। तो किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपना उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन में कितना बजता है, 12 बजता है। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान को स्थानीय समय कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देशांतर यामांतर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय जो रहता है समान होता है। तो ये आपको जानना है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। तो डियर आज का क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसमें से, जैसे कि हम आपको बता दें कि भारत ग्रीनिच के पूर्व जो है 42 डिग्री 42 और हाफ पूरब डिग्री और हाफ 30 मिनट में जो है पूरब, सॉरी, सेकेंड में पूरब में स्थित है, तथा यहाँ का समय जो है ग्रीनिच समय से आपका कितना है, 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है, ठीक है। ग्रीनिच से जो रहता है भारत का जो रहता है 30 मिनट जो रहता है, 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। इसलिए जब लंदन में दोपहर का 2 बजेगा, तो आपका भारत में कितना बजेगा, 7:30 बजेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ को याद रखिएगा कि आपका जो है ग्रीनिच समय से 5 साढ़े 5 घंटा जो रहता है, देखिए भारत ग्रीनिच के पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से इतना मिनट जो है आगे है। अगर लंदन में मान लीजिए 3 बजेगा, तो आपका भारत में कितना बजेगा, तो 5.5 घंटा को यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो उस समय ये भी याद रखिएगा कि आपका भारत ग्रीनिच में पूरब में कितना डिग्री पे वो स्थित रहेगा, तो ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो डियर आज का चैप्टर जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर हम लोग यहाँ पे हर एक दिन एक एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक दिन में कम से कम जो है हम लोग 4 चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, NCERT का, आपका हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी मिला के, ठीक है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।